एग्जामेंटो की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे 13 फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। और हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी सीरियसली आरआरबी का लोको पायलट का तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बेसिक से बताएंगे, सिंपल। हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप लोग मतलब अभी तैयारी कर रहे हो तो शॉर्टकट नहीं हम जाएंगे, है ना। तो हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, देखो 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर एलाइक इन ए सर्टेन। बोतला ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस 4 में 3 जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और जो कोई एक जो है वो कोई दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ तो एक रफ सीट में आप लिख लो ABCDEFG, है ना। कैसे लिखो, ऐसे करके ABCDEFGHIJKLM, है ना। M के बाद क्या हो जाएगा, MNOPQRSTUVWXYZ। ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए से स्टार्ट किए M तक गए, फिर इधर रिवर्स आ गए, इस तरह से आप लिख लो रफ सीट में। तो अब मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन है PTMR। अब P कहाँ पे है, देखो P और T मतलब P से इधर जा रहा है ना T की तरफ, 1 2 3 के बाद T आ रहा है ना। फिर MR, M कहाँ, M यहाँ है, R किधर है, R देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब M और R के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब P और T के बीच में तीन ऑलरेडी आ रहा वर्ड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो भी है नंबर आ रहा है, और M और R के बीच कितना आ रहा, 8। नेक्स्ट चलते हैं E कहाँ पे है, EFGHI मतलब 3 बीच में कितना है, FGH 3 ही है ना। E और I के बीच में 3 है तो 3 गैप है। और कहाँ जा रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब B कहाँ पे है, यहाँ, और F कहाँ है, इसके बीच में भी 3 है। तो मतलब ये दोनों में सेम पेयर है, मतलब 3 का गैप है। 3 के बाद जैसे E के बाद I आ रहा है तो EFGH के बाद I आ रहा है, तो 3 का गैप है। यहाँ N और R, N भी 3 का ही होगा। देखो N कहाँ पे है, N, ठीक है, और R OPQR 3 की गैप है। K और O के बीच में भी 3 का गैप होगा। देख लो KLMN 3 हो गया O, ठीक है, और JN के बीच में भी 3 और इसके बीच में भी 3। तो आप देख सकते हो सब के बीच में 3 का गैप है, लेकिन इसमें 3 और 8 का गैप है। तो ये पेयर मिसमैच है। तो इसका मतलब यहाँ बोल रहा है जो डज नॉट करता है, पेयर क्लस्टर को मैच नहीं करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समझ गए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। शुभ मार्क एन आर्टिकल 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब बोल रहा है कि जैसे कोई सामान शुभ ने खरीदा, मार्क प्राइस जैसे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में खरीदा हो, ठीक है, और उस पर कितना मार्क करके रखा, 40% एबव। तो कितना, 100 रुपये में खरीदा और मार्क प्राइस कितना रखा, 140। 40% एबव मतलब 140 रुपया रखा। मतलब खरीदा 100 रुपया, लेकिन उस पर मार्क प्राइस कितना कर दिया, 140।
ही अलाउ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ D%। कितना डिस्काउंट किया? D%। किस पे? मार्केट प्राइस, जो मार्क प्राइस है उस पे, है ना, मार्केट प्राइस। एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% अभी भी प्रॉफिट कमा रहा। सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करो। देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट जब भी होगा, जो चीज़ जैसे आप 100 रुपये में खरीदे हो, उस पर प्रॉफिट का मतलब है उस 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट को, जो भी चीज़ खरीदे उसको कितना में बेचोगे? 110 में बेचेगो, तभी तो 10% प्रॉफिट होगा। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 110 रुपया, तभी तो जाके आपको 10% प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब देखो 110 रुपया आ गया सेल प्राइस। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्काउंट। कितना हम % डिस्काउंट दिए इस पे, मार्क प्राइस पे, फिर भी जो है मुझे 10% प्रॉफिट मिल गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो मार्क प्राइस कितना है? 140 रुपया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमको कितना 110 रुपया में बेचना था, तो 110 140 माइनस 140 का कितना हो जाएगा? D, मतलब D% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दे रहे हैं कितना D%, तो D/100 कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा 7 और ये बच जाएगा 5, और 110 140 उधर चला जाएगा, और 7D/5 इधर आ जाएगा। 7D/5 इक्वल टू 140 माइनस 110, तो ये 30 हो गया। तो 7D इक्वल टू 150, तो D इक्वल टू 150/7। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21.3/7%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना % हम डिस्काउंट दे रहे हैं? तो 21.3/7%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है? समझ गए ना इस क्वेश्चन को? कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया, और जब भी प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब उसकी कितना में बेचना पड़ेगा उसको? 110 रुपया में। यही बोल रहा है ही अलाउ ए सिंगल, मतलब, और इसने मार्केट प्राइस कितना रखा? 40% ज़्यादा, मतलब 100 रुपया का सामान था तो उसको 140 रुपया रखा। तो अब मुझे, क्योंकि हमको 110 रुपया जो है इतना पे बेचना ही पड़ेगा, तो इसमें बोला कितना % हम मार्केट प्राइस पे कितना % डिस्काउंट देंगे कि सेलिंग प्राइस 110 रुपया होगा, तभी तो आप 10% प्रॉफिट कमा सकते हो। बस ये स्टेप इन्वॉल्व है इसमें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ इसको, है ना, स्पेस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर फिक्सेस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम्स 20% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस के बाद हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपये हम खरीदें, और मार्केट प्राइस जो है कितना हो जाएगा? 20% एबव, मतलब 120 रुपये हम उस पर रख लिए। व्हाट % ऑफ डिस्काउंट शुड ही ऑफर टू गेन 2%? सिंपल, वही सेम क्वेश्चन है। गेन कर रहे हैं, गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट 2%। 2% मतलब 100 रुपये हम खरीदे, हमको 2% प्रॉफिट चाहिए, तो 102 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 102 रुपया। यही ना होगा, 102 रुपया। शॉर्टकट समझो। 2% कब गेन होगा? अगर 2% 2 रुपया हो गया 100 का, अगर 5% होगा तो 105 होता, 10% होता तो 110 होता। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 102 रुपया। तब पूछ रहा है व्हाट % ऑफ डिस्काउंट हम देंगे, तब पर भी हमको कितना होगा? 2% का क्या होगा? गेन होगा। तो वही सेम करेंगे। 102 इक्वल टू 120 मार्क प्राइस है, इस पर हम कितना % डिस्काउंट देंगे? 120 इंटू D/100। तो इसको कर लो, 120, ये 0 0 ख़त्म, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो उसी तरह 6D/5 इधर आ जाएगा, और 120 माइनस 102, तो 6D/5 इक्वल टू 18। तो 6D इक्वल टू 18 गुना 5, तो D इक्वल टू 18 गुना 5/6, 6 18, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15%। तो कितना % डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा? 15%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है। कोई जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है? तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर आएगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दिया हुआ सेकेंड ईयर में सर्टेन सम इज 3072, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, कंपाउंड एनुअली द सम। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जैसे कोई अमाउंट है ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसको हमने ब्याज पे लगाया, किस पे, कंपाउंड एनुअली पे। उसमें बोल रहा है जो सेकेंड ईयर में मुझे जो ब्याज मिला वो 3072 रुपया मिला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 20% था। तो एक्चुअल में मेरे पास कितना पैसा था, वही बोल रहा है ना, टोटल सम कितना था। तो सिंपल फार्मूला है, देखो यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ 3072 रुपया। तो इसको सिंपल एक फार्मूला याद रखो कि अगर कभी भी सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पूछेगा, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर टोटल आपके पास कितना है अमाउंट, P इंटू 1 + R इंटू R। ठीक है, तो P आपका निकालना है, 1 + R मतलब 1 + R कितना दिया हुआ है, 20%। तो 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20% है ना, इंटू R कितना है, 20%। तो P इंटू 1 + 20/100 इंटू 20/100, और सेकेंड ईयर इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 3072 है ना। तो 3072 इक्वल टू P इंटू, इसको करेंगे तो 1.2 होगा और ये होगा 0.2। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3072 भागा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.24 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 12,800 रुपया आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, मतलब उसके पास कितना पैसा था इनिशियली, 12,800 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए है, जो तैयारी नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल नहीं है। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 480 इन 2 ईयर्स। ठीक है, 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज, मूलधन गुना समय गुना दर बाई रेट बाय 100, यही होता है ना सिंपल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 480 दिया हुआ है, फार्मूला पुट कर दो, P मुझे निकालना है, T दिया हुआ 2 ईयर्स, और रेट 10% दिया है बाई 100 है ना। तो इसको काटे, 10 से कट गया, और ये 2 से 5, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 गुनी 5, तो 0, 5 8 40, 5 चौक 20 4, 2400। तो ये कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है ड्यूरिंग ए सेल 50% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट ए 49% प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कहीं जैसे दुकान में सेल लगता है ना, उसमें बोल रहा है 50% गुड्स आर सोल्ड एट 49% प्रॉफिट, 32% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट ए 45% प्रॉफिट, एंड स्टिल remaining goods are sold at a loss of 15%. If there is an overall profit of X%, then what will be the value of X? मुझे X का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डाटा पे मत जाओ, सिंपल इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सिंपल इसको स्टेप फॉलो करते हैं ना। परसेंटेज दिया हुआ हर जगह, देखो क्या बोल रहा है, कोई सेल लगा, 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट ए 49% प्रॉफिट। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास 100 गुड्स हैं, मतलब मेरे पास 100 कपड़े हैं, है ना, या 100 सेट का जूता है, उसको मुझे सेल करना है। 100 में 50 बोल रहा है, 50% ऑफ गुड्स, 100 का 50% मतलब 50 नंबर्स, 50 हमको जो बेचना है कितना परसेंट प्रॉफिट पे, 49% प्रॉफिट पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा इस पे, तो 50 का 49/100, 2 से कट गया, कितना बचा, 24.5, ये आ गया। अब देखो 100 में 50 जूते बिक गए, अब 32% ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा, 100 में 50 गया, 50 और बचा, इसका 32%,
50 का 32/100, तो लगभग 16 जूते हम कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 45% प्रॉफिट पे। तो 16 × 45/100, यही तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 45 नहीं, हाँ 45% प्रॉफिट पे, है ना। 16 × 45 बटे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, 20×5 = 100, 144/20। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7.2 आएगा, ठीक है। अब टोटल रिमेनिंग कितना बचा? अब देखो, एंड स्टिल रिमेनिंग गुड्स, तो पहले 50 बेचे, फिर 16 बेचे, अब रिमेनिंग कितना हो गया? 100 - 50 - 16, कितना बचा जूता मेरे पास? 34 ही तो बचेगा। अब इस 34 जूते को हम क्या कर रहे हैं? किस भाव में बेच रहे हैं? नुकसान में, 15% नुकसान पे। जहाँ भी लॉस की बात होगी, कितना % लॉस हो रहा है? लॉस 34 का कितना? 15/100, तो 5.1 का लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस की बात होगा तो क्या होगा? ये माइनस में आएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट, तो पहले क्या हो रहा था? 24.5, क्योंकि प्रॉफिट है तो पॉजिटिव में आएगा, 7.2 भी पॉजिटिव में आएगा, लेकिन लास्ट में लॉस में बेच रहे हैं तो -5.1 आएगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26.6% ओवरऑल क्या हो रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, तो ओवरऑल क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या, अगर आप कैलकुलेट करके बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो लास्ट में आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कहीं पे भी डाउट है? हमने क्या किया इसमें, एक बार और बता देता हूँ कि 100 जूते हैं मेरे पास, 50% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 49% यानी 100 में 50 जूते जो है हमने कितने प्रॉफिट में बेचे? 49 पे, तो 24.5 का प्रॉफिट हो गया। फिर रिमेनिंग 32% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, अब देखो 100 जूते थे, 50 बेचे, तब 50 मेरे पास रिमेनिंग है, उसका 32%, मतलब 16 जूते मैंने 45% प्रॉफिट के दर से बेचे, तो 7.2 का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब रिमेनिंग बोल रहा है स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%, मतलब 100 जूते थे, 50 बेचे, फिर 16 बेचे, अब 34 बचा, 34 को हम 15% नुकसान बेच रहे हैं, तो -5.1 का क्या होगा? नुकसान हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट, तो ये क्या कर दिए? दोनों जो प्रॉफिट में था जुड़ गया, और जो नेगेटिव है वो लॉस में था, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या है? 26.6%। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होना बहुत ज़रूरी। एग्ज़ाम में कंसेप्ट काम आता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आते एग्ज़ाम में, शॉर्ट ट्रिक्स उसी को काम आता है जो एकदम उसको प्रॉपरली बेसिक पता हो, ठीक है, तो वो शॉर्टकट के लिए जाते हैं। जैसे जैसे आप मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी स्मूथ जो कैलकुलेशन है फास्ट होता जाएगा, और उसमें एड ऑन होता जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन, थोड़ा इसको मिटा लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एलसीएम, द एलसीएम ऑफ द नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर जो है डेसिमल में दिया हुआ है 1.3, 7.6, 0.13। तो अगर आप उसको एलसीएम जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल मेथड से, उससे करेंगे तो हमको क्या होगा? इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं, 7.6 को 76/10 हो सकता है, और 0.13 को 13/100। इसको क्या कर लिए? डेसिमल को फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में है ना, तो इसका हमको एलसीएम निकालना है, सिंपल। अब देखो, जब भी एलसीएम निकालना हो इसका, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम जब भी निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है, एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला होता है जो ऊपर का है न्यूमरेटर जो भी है न्यूमरेटर, उसका हम क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका हम डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करते हैं? एचसीएफ करते हैं, यानी हाईएस्ट को, मतलब महत्तम समवर्तक निकालते हैं, और ऊपर को लघुत्तम समवर्तक, न्यूमरेटर पार्ट को। 13, 76 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 कॉमन हो जाएगा, 13 × 76 यही आएगा ना एलसीएम। और इसका नीचे का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं, तो टोटल इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10। तो अगर इसमें करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 76 करें तो 988 होता है। अब भागा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98.8। तो कितने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 98.8। अगर वही आप एलसीएम में जाकर इसे करते 1.3, 7.6, 0.13 तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो इसलिए आप इस मेथड को फॉलो करो, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट गिवन नंबर। ठीक है, लेफ्ट इतना, राइट इतना। एग्जाम्पल इतना बोल रहा है 697, उसमें फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकेंड डिजिट 9 है और थर्ड डिजिट 7 है, वो तो सबको पता है। What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number? जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करो। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? ये क्वेश्चन बस देखने में है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो अप्रोच आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 5 क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है 3 डिजिट में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है ना, 3 डिजिट का है नंबर्स। तो यहाँ पे बोल दिया है कि 6 जो है फर्स्ट डिजिट होगा, 9 सेकेंड और 7 थर्ड डिजिट। लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट इसमें हाईएस्ट नंबर किसका है? इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 614। इसका थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा? 4। इज एडेड मतलब जोड़, टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर कौन सा है? 154। 154 लोएस्ट है और 614 हाईएस्ट है, तो इसका सेकेंड डिजिट क्या है? 5 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब इसमें कुछ भी बोल सकता था, व्हाट विल रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड, या इसमें लिख देता फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो अगर फर्स्ट डिजिट रहता तो क्या होता? हाईएस्ट थर्ड डिजिट का क्या है? 4 और फर्स्ट डिजिट क्या है? लोएस्ट नंबर का 1, तो 5 आंसर हो जाता हो। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को डिजाइन कर सकता है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है आप वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करो। नेक्स्ट चलते हैं 9। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कहीं और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है मुझे तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। 9 क्वेश्चन नंबर, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, है ना, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। टीडीएस आपको बताएंगे, टीडीएस मेथड तो सिंपल वे में रखेंगे हम। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। इसको आप, ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना, देखने में लंबा चौड़ा लेकिन आंसर तुरंत आता है। देखो कैसे, पहला, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कहाँ कहाँ है। हम सिंपल क्या करेंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन में हम ऐसे खींचते हैं, इसको मानते हैं नॉर्थ, इसको साउथ मतलब उत्तर दक्षिण, इसको नॉर्थ साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, बस हो गया। मतलब उत्तर, इसको उत्तर मानते हैं, इसको दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम, बस। आप बोल रहे हैं आशुतोष स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट ए है, एंड ड्राइव 19 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। वेस्ट किधर है? इधर है। वेस्ट किधर है? इधर। तो इधर कितना आया? यहाँ ए से चला और 19 किलोमीटर आया। कहाँ? यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न। अब देखो यहाँ पे है तो मेरा फेस इधर है, तो इधर क्या होगा? राइट, और इधर क्या होगा? सॉरी, इधर क्या होगा? लेफ्ट, यही होगा ना। तो ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर। तो लेफ्ट लेके 9 किलोमीटर आया, है ना, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आने के बाद फिर ये क्या किया? लेफ्ट लिया और कितना चला? 26 किलोमीटर। तो लेफ्ट इधर ही आएगा ना, तो इधर 26 चला, तो मतलब यहाँ से यहाँ साउथ, यहाँ से यहाँ आने में 19 तो लगा ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और सेम ही है, और आगे भी 7 किलोमीटर पहुँच गया, तब तो 26 होगा टोटल। अब फिर बोल रहा है 26 किलोमीटर, ही देन टेक्स ए लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट ले रहा है, फिर लेफ्ट लेगा, तो लेफ्ट किधर होगा? इधर, इस साइड। तो लेफ्ट ले रहा है कितना? ड्राइव 19 किलोमीटर। तो यहाँ 9 किलो, यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर है, तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ भी 9 किलोमीटर होगा, और ये 19 लिया, तो मतलब यहाँ 10 किलोमीटर और आगे निकल गया। 10 + 9 19 हो गया, तभी यहाँ आ गया।
19 किलोमीटर। ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट, फिर फाइनल लेफ्ट टर्न किया और 7 किलोमीटर चला, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, रुक गया कहाँ, पॉइंट पी पे। तो अब यहाँ से 7 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर, ए यहाँ से यहाँ कितना है डिस्टेंस 7, ए भी क्या होगा 7, ए भी क्या होगा 7। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे रुक गया, पॉइंट पी पे, समझ गया। आप बोल रहा है हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव। अब देखो ए तक पहुँचने के लिए इसको फिर से ए पहुँचना है, तो ए से पहुँचने के लिए सीधा चल लेगा ना यार, यहाँ कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, देखो ए 10 है तो ये भी 10 होगा। अब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये डायरेक्शन किसका है, यहाँ इधर कौन सा डायरेक्शन है, इधर क्या है, साउथ है। तो साउथ में कितना चलेगा, पी से आने में 10 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में चलेगा, साउथ। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप किधर चल रहे हो, आपका राइट किधर होगा, आपका लेफ्ट किधर होगा, ठीक है। तो कहीं पे डाउट है इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 मेंबर हैं, ठीक है, और 6 डिफरेंट फ्लोर पे रहता है, उसमें नंबर दे दिया AGHPS एंड Y, लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स, और बिल्डिंग क्या है, सेमी बिल्डिंग है। तो बोल रहा है द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, जो सबसे नीचे का है उसको नंबर 1, उसके ऊपर 2, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ओनली 3 पीपुल लिव बिटवीन Y एंड H, Y और H के बीच में जो Y और H होगा, Y और H हो सकता है, Y और H के बीच में 3 पीपुल रहता है, तो हो सकता है H भी ऊपर हो सकता है और Y नीचे हो सकता है, 2 ही कंडीशन होगा ना, इसके बीच में 3 पीपल रहता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है ओनली 3 पीपल लिव्स बिटवीन Y एंड H, वेयर Y लिव्स बेलो H। Y लिव्स बेलो H का मतलब हो गया कि H के बेलो रहता है, इसका मतलब ए गलत हो गया, ए सही है, इस तरह से होगा। G लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, तो टोटल कितना फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, है ना। G lives on the odd number floors and immediately above Y। देखो G odd नंबर, अब देखो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6। अब ऑड नंबर कौन कौन सा है, 5 है, 3 है, और क्या है, 1 है। अब क्या बोल रहा है, G lives on the odd number floor, देखो odd number floors and immediately above Y, इमीडिएटली क्या बोल रहा है, एभव Y, इमीडिएटली एभव Y है। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे इसको करो। G लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर्स एंड इमीडिएटली एभव Y, ठीक है, इमीडिएटली एभव Y, इसका मतलब है G ऑड नंबर पे यहाँ रहेगा, अगर मान के चलो यहाँ Y है, और H क्या है, H सबसे टॉप पे होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। S लिव्स ऑन द वन ऑफ द फ्लोर बेलो A, तो मान के चलो A तो यहाँ होगा, S उसके नीचे रहेगा। अब बचा क्या, P एंड वन ऑफ द फ्लोर्स एभव P, P के ऊपर कोई भी फ्लोर्स पे रहेगा, है ना। तो हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन रह रहा है, A, तो सही आंसर क्या होगा, A। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, 6 नंबर फ्लोर पे कौन रह रहा है, H, कोई पूछ देगा थर्ड नंबर पे कौन रह रहा है, G। तो इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखो मोड पूछ रहा है 11 क्वेश्चन। देखो व्हाट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब एक नंबर सीरीज दे दिया है, मोड जो होता है कोई भी नंबर सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। अब इसमें देखो 44 कितने बार है, 44 1 1 1 1 1 1 1 2 3, तो 44 कितने बार है, 3 बार। 45 एक ही बार 45 है, तो 45 एक बार। 51 कितने बार है, 1 2, 51 कितने बार है, 2 बार। फिर 50 कितने बार है, ओह सॉरी यार, 50 भी देखो 50 एक ही बार है,
53 कितने बार है? 53 एक, तो 53 भी एक ही बार है। 54 भी एक ही बार है। 46 एक बार है, 2 बार है। 46 कितने बार है? 2 बार। 40 कितने बार है? 1 2, तो 40 2 बार है ना। उसी तरह 42 कितने बार है? 1 2, तो 42 भी 2 बार है। 55 भी 2 बार है। अब बचा क्या? 49 कितना है? 1 बार। तो आप देख सकते हो सब 1 बार 2 बार है, लेकिन 44 कितना बार है? 3 बार। तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल मोड का जब भी क्वेश्चन आए ऐसे करते हैं, सिंपल है ना। हम तो समझाने के लिए इतना लिखे, नहीं तो फटाफट कैलकुलेट करके लिख दो कि कौन सबसे ज़्यादा बार है, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द 1/3 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 25 एंड रिजल्ट इज 87। मतलब बोल रहा है जब 1/3 ऑफ द नंबर इंक्रीज करते कितना? 25 से, तो कितना हो रहा है? रिजल्ट 87। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का कितना होगा सम उस डिजिट का, है ना। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है 1/3 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 25। मान के चलो कोई भी नंबर है 1/3 1/3 यानी x/3 इज इंक्रीज बाय 25, मतलब 25 इसमें जोड़े तो कितना हो गया? 87। तो x/3 इक्वल टू 87 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 62। तो x इक्वल टू 62 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? 186। इसको इसके डिजिट का सम निकालना। 1 + 8 + 6 कितना हो जाएगा? 15। बस यही आंसर होगा। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। 13 बोल रहा है ए फ्लास्क इज ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 19 सेंटीमीटर इन फिल्ड विथ वाटर्स। ठीक है, एक सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दिया हुआ 19 सेंटीमीटर और वाटर से भरा हुआ है। द वाटर इज पोर्ड इन द राइट सर्कुलर cylindrical flask whose radius is 1/3 of the radius of the base of the circular cone. Then what is the height of the water in the cylindrical flask? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो राइट सर्कुलर कोन हाइट दिया हुआ h, किसका? कोन का हाइट दिया हुआ कितना? 19 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोल रहा है सिलेंड्रिकल का रेडियस है ना 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन, है ना। तो हम मान लेते हैं रेडियस किसका? रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? r/3 यही होगा ना, r/3, क्योंकि यहाँ पे दिया 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन। जितना कोन का रेडियस है, और कोन का रेडियस क्या है? r, लेकिन यहाँ पे सिलेंड्रिकल का रेडियस क्या है? r/3। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ द, आपको पता है ना कि हमको वाटर अगर उसमें इनटेक करना होगा तो वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला किसका? कोन का। और वॉल्यूम का फार्मूला किसका? सिलेंडर का। ये आपको पता होना है। तो कोन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन, पढ़ते हैं ना। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, है ना, इक्वल टू, और सिलेंड्रिकल यानी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h, यही होता है ना। तो 1/3 है, पाई रहने देते हैं, r तो वही रहेगा r²। h क्या हुआ? 19 दिया हुआ है, 19 लिख दिए। इसका भी पाई r² के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेडियस क्या है? r/3, तो r/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू h कितना है? h हमको इसका क्या हाइट निकालना है। देखो हाइट निकालना है, कितना हाइट है इसका? किसका? सिलेंडर का। ठीक है, अब देखो पाई r²/3 गुना 19 इक्वल टू पाई r²/3 दिया 9 गुना h। अब देखो पाई r² कैंसिल। ठीक है, तो बचा कितना? h इक्वल टू 19 गुना 9/3, तो 3 तिया 9, 19 तिया 57 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाइट किसका?
हाइट किसका होगा, बेलन का या सिलेंड्रिकल जो फ्लास्क है उसका हाइट हो गया। तो कितना 57 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है। जो प्लस है उसको इंटरचेंज करना भागा से, है ना। इंटरचेंज का मतलब जो प्लस है उसको क्या चीज़ से इंटरचेंज करना होगा, भागा को, और जो माइनस है उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा किससे, गुना से, जो दिया हुआ है। तो 243 प्लस 9 है, प्लस की जगह भागा 9 हो जाएगा। फिर गुना किससे इंटरचेंज करेंगे, माइनस से। माइनस कितना हो जाएगा 4, और माइनस को क्या चीज़ से इंटरचेंज करेंगे, मल्टीप्लाई से 19, भागा को प्लस से। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दो, क्योंकि ये दिया हुआ ना आपका, प्लस को भागा से या भागा को प्लस से या माइनस को गुना से या गुना को माइनस से इंटरचेंज करेंगे। तो जो दिया हुआ है वैल्यू उसमें सब में हम इंटरचेंज कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 963 माइनस 19 गुना 4 कितना हो गया 76 प्लस 200। बोर्ड मास पता है ना, बोर्ड मास से इसको सॉल्व करेंगे। पहले गुना करेंगे, तो गुना कर लिए। अब क्या है, अब मुझे किसका करना है, जोड़ का। तो ये 27 और 76 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 76, 27 में 76 गया तो कितना हो गया माइनस 49 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। 15 नंबर, तो देखो 15 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ये सब जितना है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, 2 4 16 32, 2 में कितना किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 गुना 2 4 आ गया। और फिर 4 में क्या किए, 4 गुना 4 किए या 4 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। फिर 16 गुना 2 किए कितना हो जाएगा 32। सेम पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है। 3 गुना 2 6, 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया, 36 गुना 2 72। तब ऑप्शन वाइज चलेंगे यहाँ पे। 6 गुना 2 ये ठीक है 12, 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया। 144 गुना 2 क्या होता है 288 होता, तो ये तो गलत हो गया। 5 गुना 2 10, 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, 100 गुना 2 200, ये सही हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 किया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना 2 यहाँ क्या आता 8, तब सही होता, ये गलत हो गया। 9 गुना 2 18, 18 गुना 18 यहाँ कितना हो जाए 324 होता है। ठीक है, और 324 गुना 2 628 होता, तब जाकर सही होता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बस जो पैटर्न दिया हुआ ना उसको देख के बनाओ। क्वेश्चन तो लंबा जान के देता है, टाइम कंज्यूम हो, तो आप उसको देखने में ही टाइम लगा दोगे। 16 क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल शेयर्स द सेम बेस, 14 सेंटीमीटर का बेस है। द एरिया ऑफ द वन ट्रायंगल इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ द एरिया ऑफ द अदर ट्रायंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। मतलब पहला ट्रायंगल का एरिया अगर A1 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरा जो ट्रायंगल का एरिया होगा A2 वो कितना होगा ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। तो ट्वाइस मतलब 2 गुना 98, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 100, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल का हाइट क्या होगा। अब बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों का सेम बेस है ना। बेस कितना है, बेस 1 14 सेंटीमीटर, बेस 2 भी 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हाइट। इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट क्या होगा S2 का। लेकिन फुल रहा फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, तो H2 मुझे निकालना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट H1 B1 H1। तो क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 गुना 2/B1। तो A1 एरिया 1 कितना है 98 गुना 2/14, बेस दिया हुआ 64 98, 7 दूनी 14, 14 क्या निकल गया ये सेंटीमीटर हाइट। किसका निकल गया, पहला ट्रायंगल का, इसका। ठीक है, तो हमको H2 निकालना हाइट। तो सिंपल ऐसा समझो
कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो ये तो दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो मतलब कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन H1 तो A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1, तो A2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, H2 होगा। तो इसका मतलब है पहले एरिया कितना है 98, अब कितना हो जा रहा है, दोगुना हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइट पहले 14 था तो वो भी तो दोगुना हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो आप दिमाग भी लगाना चालू करो थोड़ा थोड़ा। अगर इसको निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो, फार्मूला भी रख दो। A2 इक्वल टू क्या होगा, एरिया 1/2 गुना बेस कितना है 14 इंटू हाइट H2, तो H2 इक्वल टू 2 इंटू एरिया 2 कितना है 196/14, 14 गुना 14 196, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सही आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है ना। 17 सिंपल है यार क्वेश्चन, बस वैसे वैसे करते जाओ। इफ़ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, मतलब जो भी ऑड डिजिट होगा उसमें क्या करना है, हमको एक ऐड करना है, और 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, जितना भी इवन नंबर होगा, इवन डिजिट होगा, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इन द नंबर दिया हुआ है इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। जब ये सब करेंगे, अब देखो 3 क्या है, देखो ये लिखो 3 6 1 5 4 8 7। अब 3 क्या है, ऑड में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 6 क्या है, इवन, इसमें 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 1 ऑड है, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 5 ऑड है तो 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 4 क्या है, इवन है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। 8 क्या है, इवन, 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 7 क्या ऑड है, 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो नया नंबर क्या हो जाएगा ये। आप बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो इस नंबर का लेफ्ट किधर है, आपको लेफ्ट भी तो पता करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो जब भी नंबर हम लिखते हैं तो इधर जो होता है इस साइड उसको हम लेफ़्ट बोलते हैं, और जो इधर होता है उसको हम राइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या जा रहे हैं, इधर राइट में जा रहे हैं, और अगर इधर से आएंगे तो हम इधर क्या होगा, लेफ़्ट होगा, है ना, समझ गए ना। तो अब इसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। द लेफ्ट इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सेकेंड क्या होगा, 4 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर एलाइक इन अ सर्टेन वे। ग्रुप में दिया हुआ व्हिच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें बोला है। ठीक है, तो आपको क्या बताए थे कि ABCD आपको उस तरह से लिखना है, ABCDEFGH पहला क्वेश्चन में। सेम देखो LPS है, L के बाद क्या होगा, LMNOPQRS, है ना, इस तरह होगा ना। तो LMNOPQRS ऐसे होगा। अब देखो L है, P है, उसके बाद क्या है, S है, मतलब इसके बीच में कितना है, L और P के बीच में 3, और P और S के बीच में कितना आ गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2, इस तरह। अब Q, PQRSTUVW। अब देखो Q है, T है, W है, इसके बीच में कितना आया 2, U और T और W के बीच में कितना आया 2, लेकिन यहाँ 3 2 आया, लेकिन यहाँ 2 2 आया। नेक्स्ट चलते हैं GHIJKLMN पूरा लिख दो, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जो भी है। तो G और K के बीच में कितना है 3 है, और K और N के बीच में कितना है 2 है। तो मतलब जो पहला और तीसरा सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। E, अब इसको लिखते हैं BCDEFGHI। आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो आंसर तो आ चुका है। तो B के बाद क्या है F, इसके बीच में कितना डिजिट है 3, और F और I के बीच में कितना है 2, 3 और 2 है। तो इसका मतलब देखो पहला ऑप्शन में 3 2 पैटर्न, दूसरा में 3 2 और चौथा में 3 2 पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है।
तो ये सबसे ऑड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, 5% ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4% ऑफ द सेम नंबर। देखो 5% ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द 4% ऑफ द सेम नंबर। सॉल्यूशन इसका करो, सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। 5% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर मान लीजिए 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5%, 100 का 5/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। आ गया। आप बोल रहे हैं ये जो नंबर है 5, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द 4% ऑफ द सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर का, तो ये 5 है। अब इसका 4% का सेम नंबर का कितना हो जाएगा, सिंपल ऐसा करो ना, जैसे 5 है ना, तो अब 5 कैसे आएगा कोई भी नंबर का, तो अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो x का 4/100 कर सकते हैं, क्यों, 4% ऑफ द सेम नंबर 5 आना चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होगा 500/4 कितना हो जाएगा 125%। सिंपल। नेक्स्ट है 20, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा इसके जगह पर। आप देखो ये किस तरह का पैटर्न फ्लो कर रहा है अल्फ़ाबेटिकल नंबर ऑर्डर में। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कैसे ए से लेके जेड तक लिख लो, है ना। अब देखो किस तरह चलता है, QOMK, एक इसका मतलब है KLM, के बाद L आएगा, M, पहले इसकी बात कर रहा हूँ, KLM, उसके बाद NOPQ, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर यहाँ JKL है ना, JK, तो क्या होता है, देखो यहाँ लिख लो, एक बार और बता, तो ABCDEFGHIJ KLM NOPQ RSTU VWXYZ। अब देखो कितना गैप हो रहा है, के के बाद M है, O है, तो देखो के बाद क्या है, M है, O है और क्या है, Q है, तो हर के बीच में एक एक गैप है, तो इसका मतलब I, तो यहाँ पे I हो जाएगा पहला, तो सब ऑप्शन में I है, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना था, डायरेक्ट दूसरे से बात करते हैं। अब देखो D है, DEFG, अब इसका मतलब C हो जाएगा IC, यानी CDEFG। अब STUVWXY, इसका मतलब S के बाद एक गैप छोड़ के दूसरा होगा, तो S के पहले क्या हो जाएगा Q, तो क्या हो जाएगा Q, तो सही आंसर क्या होगा ICQ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी सीरियसली रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। रेलवे हो या SSC CGL, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीज़न होने वाला है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पे भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।